Good morning. Myself Krishna Kumar, Assistant Professor in Chemistry, GCW सांपला। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि विच कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसका डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन। अब यानी कि साइक्लिक पार्ट में यदि डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से भी क्या आइसोमेरिज्म जनरेट हो सकती है। तो साइक्लोएल्कीन C3 to C7 की यदि एल्कीन है यानी 3 कार्बन टू 7 कार्बन, तो उनमें ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी इस डबल बॉन्ड की वजह से कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, क्योंकि ओनली एक ही आइसोमर एग्जिस्ट करता है, सिस वाला, ट्रांस वाला फॉर्म नहीं होता। C8 to C11 के अंदर देखें तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकती है, लेकिन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। जैसे यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये वाली जो साइक्लोएल्कीन है दिस वन इज सिस। अब ऐसे ही 1 ये 2 ये 3 कार्बन ये 4 कार्बन, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, ये 7 नंबर कार्बन, ये 8 नंबर कार्बन और ये वापस 1 से जुड़ गया है। और यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो दिस वन इज ट्रांस और दिस वन इज सिस। तो यहां पे ट्रांस में ज्यादा स्ट्रेन है, इस वजह से दिस वन इज लेस स्टेबल कंपेयर टू सिस। तो सिस में स्ट्रेन कम होगी, ट्रांस में ज्यादा होगी। तो C8 to C11 तक की जो साइक्लोएल्कीन होंगी उनमें सिस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है इस डबल बॉन्ड की वजह से। ऐसे जैसे ये साइक्लोडेकेन 2 4 6 8 और 2 10, तो साइक्लोडेकेन। अब इसमें डबल बॉन्ड बना दिया तो साइक्लोडेकिन हो गए। यहां पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस वन इज सिस आइसोमर। यदि हम इसका ट्रांस बनाएं इस तरीके से, तो ये जो आइसोमर होगा यानी यहां पे डबल बॉन्ड, तो दिस वन इज ट्रांस और दिस वन इज द सिस। तो 8 to 11 में सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, और 12 to इंफिनाइट यदि है तो ट्रांस इज मोर स्टेबल होगा किससे, सिस आइसोमर से। अब देखो नेक्स्ट जो है, इसी पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करें। कि विच कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हमने दिए। अब इसके अंदर हमने लिखा अभी C3 to C7 कि साइक्लोएल्कीन कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। तो ये 6 कार्बन की, इसका ओनली सिस आइसोमर होगा, ट्रांस शो नहीं होगा, तो ये शो नहीं कर सकती। यदि हम इसमें देखें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डिफरेंट आइसोमेरिज्म है, तो इनकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
यदि इसमें देखें तो इस डबल बॉन्ड की वजह से कुछ नहीं होगा, इस CH3 के और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट वैलेंसी है, लेकिन बाकी कहेंगे ऐसी 2 डिफरेंट वैलेंसी नहीं है, तो ये भी शो नहीं होगा। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की वजह से शो नहीं होगा, CH3 और CH3 ये डिफरेंट वैलेंसी, तो इसकी वजह से शो होगा। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की वजह से भी शो होगा, क्योंकि ये साइक्लोडेकेन है, यानी कि मोर देन 7 कार्बन है, तो इसकी वजह से भी होगा। और ये दो डिफरेंट सेंटर है, HCl डिफरेंट वैलेंसी, H और CH3 डिफरेंट वैलेंसी, तो इनकी वजह से भी शो होगा। इसके अंदर देखें तो डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा नहीं, यदि ये रिस्ट्रिक्टेड इसकी वजह से 6 है, ये भी नहीं हो सकता। इसकी साइड में दोनों वैलेंसी सेम है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी इस डबल बॉन्ड की वजह से भी नहीं हो सकता, इसकी वजह से भी नहीं हो सकता। और इस CH3 के रिस्पेक्ट में, यानी ये हाइड्रोजन 2 डिफरेंट है, लेकिन कोई और सेंटर नहीं है जहां पे डिफरेंट वैलेंसी हो। अब यहां पे देखें, इस साइक्लिक के ऊपर कोई भी 2 पार्ट नहीं है, तो इसकी वजह से भी नहीं हो सकता। यदि यहां पे देखें तो इस डबल बॉन्ड के ऊपर CH3 डिफरेंट वैलेंसी है 2, लेकिन इसके पीछे देखें तो दोनों वैलेंसी सेम है, तो इसकी वजह से भी नहीं होगा। यहां पे देखें तो इस पे 2 डिफरेंट वैलेंसी है, और बैक साइड में जाके देखें तो ये दोनों क्या है, अलग अलग वैलेंसी, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों वैलेंसी सेम है। रिंग के ऊपर CH3 के साथ कोई और डिफरेंट सेंटर नहीं है, ये एक ही HCH3 है, इसके रिस्पेक्ट में कोई और नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अब यहां पे देखें तो डबल बॉन्ड पीछे की साइड में क्या है, CH3 ये सेम है, तो डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगा। लेकिन रिंग के अंदर H और CH3 और इधर भी H और CH3 ये 2 डिफरेंट वैलेंसी है, तो इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। तो साइक्लिक कंपाउंड में इस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमीन। अब क्यूमीन जो है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्यूमुलेटेड एल्किन कहें, या फिर पोलीन कहें, पोलीइन कहें, या क्यूमीन कहें, क्यूमीन इस तरीके से, या फिर क्यूमुलिन भी बोल सकते हैं, क्यूमुलिन। सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस या कॉन्जुगेटेड पोलीइन, और थर्ड वन इज आइसोलेटेड पोलीइन, और फोर्थ वन इज बस ओनली 3 पार्ट, कोमुलेटेड पोलीन, क्यूमीन या क्यूमुलिन। यदि कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड हो, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड यदि प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलिन। जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो दिस वन इज कोमुलेटेड पोलीन या क्यूमीन या क्यूमुलिन। कॉन्जुगेटेड पोलीन यानी कि C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। यानी कि ये यदि कंडीशन है तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल, इस तरीके से। आइसोलेटेड है यानी कि C डबल बॉन्ड C है, उसके बाद में यहां पे C कार्बन 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 C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, आइसोलेटेड। तो क्यूमुलेटेड पोलीन, क्यूमीन या क्यूमुलिन यानी कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड पोलीन यानी डबल सिंगल, इस तरीके से। आइसोलेटेड यानी कि दोनों डबल बॉन्ड का कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्यूमीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो पहला जो पार्ट है, जैसे कि कार्बन, इस पे इस पार्ट में 2 वैलेंसी फ्री है, मान लो ये XY प्लेन, तो यहां पे डबल बॉन्ड हुआ C। अब ये दोनों इसी प्लेन पे होंगे, क्योंकि ये दोनों वैलेंसी हो गई तो ये अप एंड डाउन पोजीशन पे बनेगा। 2 वैलेंसी ऐसे हो गई तो नेक्स्ट 2 इस तरीके से बाउंड हुई, तो आगे वाली इसी प्लेन पे ओपन हुई।
अब यहां से कार्बन कार्बन, तो ये वैलेंसी फिर ऊपर इसी प्लेन में ऐड हुई, या मैं इस तरीके से लिखूं इसको कि C डबल बॉन्ड C, तो ये वाली वैलेंसी वेज एंड डैश पे आ गई इस तरीके से, जो कि YZ प्लेन पे होंगी। यदि मैं C डबल बॉन्ड C यानी कि यहां पे 2 वैलेंसी फ्री रखें इस तरीके से, ये मान लो XY प्लेन पे, तो यहां से फिर से पाई बॉन्ड बने तो नेक्स्ट इसी प्लेन में होंगी, यानी कि वही XY प्लेन के अंदर। तो हमने पहले एक पॉइंट पिछले में वीडियो में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड 1, 2 एंड 3, यदि कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड यदि आपके ओड नंबर के अंदर है, यानी कि 1 है या 3 है या 5 है या 7 है, तो जो फ्री वैलेंसी होंगी वो सेम प्लेन में होंगी। सेम प्लेन में होंगी यानी कि वो प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो आप वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, यानी यहां 2 डिफरेंट वैलेंसी हो, यहां भी 2 डिफरेंट वैलेंसी हो। और यदि कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड इवन नंबर में आते हैं तो वो नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर यदि होगा तो वहां पे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, जो हम इससे आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे इस तरीके से। ऐसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरिन, स्पाइरिन उसको बोलते हैं यदि 2 रिंग में एक कार्बन कॉमन है, जैसे दिस कंपाउंड इज स्पाइरिन। अब ये दोनों रिंग एज ए डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लो, तो यहां पे फॉर एग्जांपल 2 वैलेंसी XY प्लेन में, XY प्लेन के अंदर, तो यहां जो 2 डिफरेंट वैलेंसी आएंगी वो डिफरेंट प्लेन में आएंगी, यानी कि YZ प्लेन के अंदर आएंगी इस तरीके से। यदि आप 3 कंटिन्यूअस मानते हैं इस तरीके से, तो ये एक्चुअल में एक हिसाब से 3 कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड बने, और यहां पे ये दोनों फ्री वैलेंसी जो है ये वाली और ये वाली दोनों फ्री वैलेंसी जो है वो XY प्लेन में यदि ये है तो ये भी किस में होगी, XY प्लेन के अंदर ही प्रेजेंट होंगी। तो यहां पे यदि कंटिन्यूअस रिंग जो है वो ओड नंबर में है तो फिर ये जो फ्री वैलेंसी है वो सेम प्लेन में होंगी, और सेम प्लेन के अंदर यदि रहेंगी तो आप यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। और यदि ये कंटिन्यूअस इवन नंबर में है, यदि ये इवन नंबर के अंदर होंगी तो जो फ्री वैलेंसी है वो डिफरेंट प्लेन में होंगी, और डिफरेंट प्लेन के अंदर होंगी तो वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, और नॉन प्लेनर होगी तो वहां पे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्काइलिडीन। इन साइक्लोएल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन आइलिडीन वहां लगता है जब 2 वैलेंसी फ्री, जैसे C इस पे 2 वैलेंसी है तो दिस वन इज साइक्लोएल्काइलिडीन इस तरीके से, तो ये यहां पे यदि इस तरीके से कंडीशन होगी तो ये दोनों, ये वेज पे होगा तो ये वाला किस पे रहेगा, डैश पे, यानी ये XY प्लेन तो ये किस पे आएगा, YZ। यानी सेम ऐसे कि नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यदि ये ओड नंबर में है तो उस कंडीशन में जो फ्री वैलेंसी आएगी लास्ट में वो सेम प्लेन में आएंगी, और सेम प्लेन में यदि आएंगी तो उस कंडीशन में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। और यदि ये टोटल इवन नंबर में आता है तो फिर उस कंडीशन में जो फ्री वैलेंसी है लास्ट वाली, जैसे यहां 1 और 2 इवन नंबर है 2, तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन में आएंगी। फ्री वैलेंसी किस में रहेंगी, डिफरेंट प्लेन के अंदर, और डिफरेंट प्लेन में होंगी तो फिर वहां पे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीजन।
इन ऑक्सिम के अंदर। अब ऑक्सिम क्या होता है, जैसे हम कहें कि दिस वन इज कार्बोनिल, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं, NH2OH, हाइड्रोक्सिल, दिस वन इज एमीन। तो ये एक्चुअल में रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल में आती है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी पहले लोन पेयर अटैक करता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे और बाद में एक H2O रिलीज हो जाता है। तो फाइनल जो बनता है C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे लोन पेयर, दिस स्पीसीज इज ऑक्सिम, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिम। अब देखो इसमें कि यदि यहां पे आप एल्डिहाइड लें यानी RCHO एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेप्ट HCHO को छोड़ दे, बाकी यदि हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट जो है वो CRH डबल बॉन्ड N और OH इस तरीके से, या फिर ये ऐसे भी बन सकता है HCR डबल बॉन्ड NOH इस तरीके से, यानी कि R और लोन पेयर आमने सामने हो या H और लोन पेयर। तो एक्चुअल में यहां पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। किस कंडीशन में, एल्डिहाइड, किसको छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर RCR डैश डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करें तो यहां भी RCR डैश डबल बॉन्ड NOH या फिर R डैश CR डबल बॉन्ड NOH, यानी यहां भी कितने 2 प्रोडक्ट बनेंगे और वो दोनों प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल होंगे, और दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कीटोन, यानी एसिमेट्रिक कीटोन और एल्डिहाइड एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, बाकी सभी हाइड्रोक्सिल एमीन से 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है। और वो जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, क्योंकि एक साइड में तो आपको डिफरेंट वैलेंसी मिलेगी हाइड्रोक्सिल एमीन से। अब जो आपने कीटोन लेके चले हैं, कार्बोनिल जो लेके चले उस पे डिफरेंट वैलेंसी हो तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट 2 हो जाएंगे, एक सिस ट्रांस टाइप या इजेड टाइप के, इस तरीके से। अब देखो सिमेट्रिक यदि लेते, यदि सिमेट्रिक आप लेते, जैसे यहां पे हम ये कहें कि हमने R एंड R लिया यानी सिमेट्रिक कीटोन लिया, या फिर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया HCH डबल, तो उस कंडीशन में यहां पे R ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि इस रिस्ट्रिक्टेड पे दोनों वैलेंसी सेम हो गई, तो ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म होता, यानी सिर्फ कितना प्रोडक्ट बनता, ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। अब देखो नेक्स्ट, इसी में इसी टाइप की रिएक्शन जो है हाइड्रोक्सिल एमीन, जो मैंने कहा एडिशन एलिमिनेशन होती है, कि जैसे C डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन NH2 यानी हाइड्राजीन इससे कराए तो वही मैकेनिज्म होगी NH2 और दिस इज हाइड्राजोन, इसका फॉर्मेशन होगा। यदि C डबल बॉन्ड O पे यदि NH2 NHPH, दिस वन इज फिनाइल हाइड्राजीन, तो यहां पे C डबल बॉन्ड NHPH यानी कि फिनाइल हाइड्राजोन, ये फॉर्म होता। यदि C डबल बॉन्ड O NH2 NO2 and NO2, दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, 2,4 यानी कि 1 2 3 and 4 5 and 6, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल और हाइड्राजीन, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेडी रिएजेंट, और इसका यूज लेते हैं हम टेस्ट ऑफ कार्बोनिल के अंदर, चाहे वो आपका
कीटोन हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, और इनकी रिएक्शन से C डबल बॉन्ड NH NO2 एंड NO2, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 2,4-DNP से। ऐसे ही यदि NH2 NH C double NH2, this is semi carbazone, सेमी कार्बाजीन। अब यहाँ पे कई बार आइसोटोप देके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट इस पे रिएक्ट करेगा। तो इसका लोन पेयर एक्चुअल में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसका लोन पेयर जो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और उस कंडीशन में C डबल बॉन्ड एंड NH C डबल NH2 यानी सेमी कार्बाजोन इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये ऑक्सीजन के अंदर हम देखेंगे जो पहले बात की कि एसिमेट्रिक या एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड दो प्रोडक्ट देंगे, यदि सिमेट्रिक कीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड है तो सिर्फ वन ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए इसके बाद कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट 3 तरीके से नेम लिख सकते हैं इनके, सिस ट्रांस, दूसरा सिन एंटी एंड थर्ड इज EZ नोमेनक्लेचर। तो ये 3 मेथड है टोटल इनके नोमेनक्लेचर के। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे दिस वन इज सिस ट्रांस। सिस ट्रांस जो नोमेनक्लेचर है इज बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप, यानी किस पे बेस्ड होता है, सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहां पे A है, यहां पे B है, यहां A है, यहां B है, या C डबल बॉन्ड C, इधर A है, यहां B है, यहां पे फॉर एग्जांपल C है और यहां पे A है, इस तरीके से। अब A एंड A कम से कम एक ग्रुप दोनों साइड में क्या हो, सेम हो, मिनिमम 1 पेयर दोनों साइड में सेम हो। यदि वो सेम साइड होगा तो उसको हम कहेंगे सिस। अब यहां पे ये A इधर भी है और A इधर भी है, ये अपोजिट साइड है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस। तो सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप यानी सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो सिस, यदि सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड तो उसको कहेंगे हम ट्रांस आइसोमर। इस तरीके से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा यदि कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो आपको कहा CH3 और यहां पे Cl ये दिया, या CH3 Cl डबल बॉन्ड C Cl C2H5, या फिर इधर Br दिया और इधर Cl दिया, या फिर इसके अंदर इस तरीके से Br और ये Cl, ये CH3H, यहाँ भी CH3 और H, इस तरीके से, या फिर H एंड OH, OH एंड H, या फिर PH एंड PH, इस तरीके से। अब यदि इनका नोमेनक्लेचर करें, जैसे मान लो ये दिया, अब यहां पे CH3 और Cl वेज डैश पे दे रखे, तो यदि हम इधर नोमेनक्लेचर देखें तो CH3 वेज पे CH3 है तो डैश पे कौन है, हाइड्रोजन, इधर डैश पे Cl है तो वेज पे कौन है, हाइड्रोजन। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हुआ, अपोजिट हुआ तो दिस वन इज द ट्रांस आइसोमर। इस तरीके से यहां पे Cl एंड Cl सिमिलर ग्रुप है
और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये सिमिलर नहीं है, CH3 C2H5 ये सिमिलर है, तो Cl एंड Cl अपोजिट है, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रांस। यदि यहां पे देखें तो वेज के ऊपर हाइड्रोजन है, इधर भी वेज पे कौन है, हाइड्रोजन है, जो शो नहीं होता बॉन्ड लाइन नोटेशन में। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, तो दिस वन इज द सिस आइसोमर। यहाँ पे CH3 और CH3 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, साइक्लिक है, और उस पे CH3 और CH3 लगे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको हम कौन सा कहेंगे, सिस आइसोमर। यहाँ पे OH एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस वन इज द ट्रांस। यहाँ पे PH बेस पे और दोनों सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो भी सेम डायरेक्शन में, तो दिस वन इज द सिस आइसोमर। यहाँ पे देखें तो इस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल होगी, क्योंकि डिफरेंट वैलेंसी है CH3H, यहाँ भी ये कंप्लीट और एक H, और ये सिस आइसोमर है। यहाँ भी HH सेम साइड है, तो ये भी सिस है, HH सेम साइड है, तो दिस वन इज ऑल्सो सिस। तो इस तरीके से ऑन बेस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और सिस ट्रांस जो है जनरली साइक्लिक और एन डबल बॉन्ड एन के अंदर भी यूज ले सकते हैं, और सी डबल बॉन्ड सी में यूज ले सकते हैं। तो यहां पे किसको, सिस ट्रांस को यूज लेते हैं। सेकंड जो पार्ट था सिन एंड एंटी, it is also based upon similarity of group, यानी ये भी किस पे बेस्ड होता है, सिमिलरिटी पे। यूज इन C डबल बॉन्ड N, यानी एक तो यहां पे यूज आएगा, और इसको यहां भी यूज ले लेते हैं N डबल बॉन्ड N के अंदर भी, यानी इनमें इसको यूज लेते हैं। अब जैसे C डबल बॉन्ड N CH3 ये लोन पेयर है, यहां CH3 और हाइड्रोजन है, या PH CH डबल बॉन्ड N और H है, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड N CH3 और ये लोन पेयर है, या N डबल बॉन्ड N CH3 या C2H5 है, यहाँ पे लोन पेयर इस तरीके से, या N डबल बॉन्ड N H और H है, इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड N के ऊपर सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड है, और सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिन और एंटी नाम से पता चल रहा है हमें, तो CH3 सेम है, तो दिस वन इज द सिन। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसका मतलब दिस वन इज सिन। यहाँ पे CH3 और CH3 अपोजिट साइड है, तो दिस वन इज एंटी। और यहाँ पे लोन पेयर सेम साइड है, ये भी एक वैलेंसी होती है, तो ये भी सिमिलर है, यानी कि सिन है। यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर दोनों अपोजिट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है, तो दिस वन इज एंटी। इस तरीके से सिन एंटी को यूज में लेते हैं। अब देखो इसमें यदि ऑक्जिम हो, यानी इन केस ऑफ ऑक्जिम H and OH is considered, यदि ये दोनों सेम साइड में हो, सेम साइड, तो फिर वहां पे सिन, और यदि ये अपोजिट साइड हो तो वहां पे एंटी, और यदि ये नहीं हो, यानी H एंड OH ऑक्जिम है तो एक साइड में तो OH होगा ही होगा, यदि H नहीं है तो आप कोई सा भी यूज ले सकते हो, लेकिन आपको फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा यूज आ रहा है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये बिना झिझक के सिन होगा, क्योंकि H एंड OH क्या है, सेम साइड में। यदि ये कहें C2H5 CH डबल बॉन्ड NOH एंड लोन पेयर,
तो यहाँ H एंड OH का आ गए अपोजिट साइड, तो दिस वन इज एंटी है। अब मान लो ऐसे कहें कि CH3 C2H5 डबल बॉन्ड NOH, ये आइसोमर है, तो यहाँ पे तो H है नहीं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि CH3 एंड OH इन एंटी, यानी OH एंड CH3 क्या एंटी, या फिर आप C2H5 एंड OH जो है इन सिन फॉर्म, इस तरीके से आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आप इनको यूज ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो थर्ड है EZ नोमेनक्लेचर। अब EZ जो है दिस वन इज मोर साइंटिफिक मेथड, यानी ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है कंपेयर टू अपर वाले के, और बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी रूल कहें या फिर CIP रूल कहें। CIP का मतलब होता है कोन इनगोल्ड प्रीलोब रूल, इस पे क्या होता है बेस्ड होता है, जहां पे E का मतलब होगा एंटीजन और Z का मीनिंग होता है जूस्मा, यानी कि सेम प्योरिटी इन अपोजिट साइड, यानी कि एंटीजन अपोजिट साइड है तो कौन सा E, जूस्मा सेम प्योरिटी इन सेम साइड, और सेम साइड है तो फिर हम कौन सा यूज लेंगे जूस्मा। अब पॉइंट यह है कि प्योरिटी कैसे डिसाइड करें। Priority is assigned by sequence rule कहें या priority रूल कहें या फिर CIP रूल कहें, एक ही बात है। इस तरीके से इनके थ्रू क्या करेंगे प्रायोरिटी असाइन करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है कि मोर एटॉमिक नंबर हैविंग मोर प्रायोरिटी, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे C डबल बॉन्ड C, CH3 हाइड्रोजन या Cl और Br, जैसे ये। अब हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है कार्बन का, तो ये हाई प्रायोरिटी में रहेगा, और Cl और Br में Br का, तो ये किस में होगा हाई प्रायोरिटी में। हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसका मतलब दिस इज E आइसोमर, इस तरीके से। या फिर C डबल बॉन्ड C, NH3 CH3 OH एंड CH, या मान लो हाइड्रोजन ही का, तो यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन हाई प्रायोरिटी में एटॉमिक नंबर ज्यादा, H और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा, हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड, तो दिस वन इज Z आइसोमर, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा एटॉमिक नंबर, यानी कि डायरेक्ट रिस्ट्रिक्टेड सेंटर से जो एटम जुड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, और यदि हाई प्रायोरिटी अपोजिट होगी तो E, और हाई प्रायोरिटी सेम होगी तो Z आइसोमर होगा। अब देखें सेकंड में कि इफ एटॉमिक नंबर इज सेम हो, तो फिर नेक्स्ट आपको कंसीडर करना है कि इफ फर्स्ट एटम is same, then we consider next atom, तो आपको नेक्स्ट एटम कंसिडर करना है। जैसे C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl एंड CH2OH, इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा तरीका ये अपनाएं आप, जैसे ये फ्री वैलेंसी, तो यहां से कार्बन जुड़ा, कार्बन पे
3 एटम जुड़े हैं, एक Cl 2 हाइड्रोजन, तो सबसे नीचे उसको रखें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फिर कम वाला, इस तरीके से चलते जाएं। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, उससे एक ऑक्सीजन, उससे हाइड्रोजन, और 2 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। इधर देखें तो कार्बन से तीनों क्या है, हाइड्रोजन, और इधर कार्बन से एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, ज्यादा वाले को हमने डाउन साइड में रखा। अब इनमें प्रायोरिटी असाइन करें तो फर्स्ट एटम इज सेम, यानी इन दोनों में देखें तो पहला एटम जो है वो आपको सेम मिलेगा, यानी कार्बन एंड कार्बन। अब फर्स्ट एटम सेम है, देन वी मूव नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट इधर क्लोरीन है और इधर ऑक्सीजन है, तो जहां भी आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा मिले वहीं प्रायोरिटी डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो दिस वन इज इन हाई प्रायोरिटी। इस तरीके से यहां पे देखें कार्बन फर्स्ट सेम है, नेक्स्ट देखें तो इधर कार्बन है और इधर कौन है, हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी में, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ई आइसोमर होगा, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट इसी में यदि हम कहें C डबल बॉन्ड C डबल OH एंड C डबल NH2, यहां पे CH2 CH3 और यहां पे CH3 एंड CH3 जैसे। अब इसमें यदि देखें तो C डब्लो सेम है, नेक्स्ट में मूव करें तो इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी में रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन कार्बन सेम है, नेक्स्ट कार्बन है, इधर भी कार्बन है, नेक्स्ट हाइड्रोजन है, दोनों इधर CH3 है, इसका मतलब दिस वन इज इन हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी सेम साइड, तो दिस वन इज द Z आइसोमर। इस तरीके से हम नेक्स्ट एटम पे जाएंगे। अब देखो यदि ये भी सेम हो या ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होते हो तो हम कहेंगे हैवियर आइसोटोप इज कंसिडर इन हाई प्रायोरिटी, यानी उसको हम हाई प्रायोरिटी में रखेंगे। जैसे CH3 जिसपे नहीं लिखा उसको 12 मानते हैं, और CH3 14, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। हमने ये पॉइंट पहले लिखा, डिस्कस किया कि यदि आइसोटोप डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट वैलेंसी में काउंट करेंगे, यानी आइसोटोप को हम डिफरेंट वैलेंसी में काउंट करेंगे। अब 35 और 37 के अंदर 37 हैवी आइसोटोप है तो ये हाई प्रायोरिटी में रहेगा, CH14 हाई प्रायोरिटी में रहेगा क्योंकि ये हैवियर आइसोटोप है। हैवियर आइसोटोप यानी हाई प्रायोरिटी अपोजिट है, तो इसको कहेंगे ई आइसोमर, इस तरीके से। या C डबल बॉन्ड C ड्यूटेरियम, यहां पे मान लिया हमने हाइड्रोजन है, और इन पोजीशन के अंदर हम कहें कि CH2D है और इधर CH3, तो ड्यूटेरियम में ज्यादा हैवी आइसोटोप है तो हाई प्रायोरिटी में होगा, और इधर कार्बन कार्बन सेम है, नेक्स्ट ड्यूटेरियम है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये भी हाई प्रायोरिटी में रहेगा, और हाई प्रायोरिटी सेम है तो कौन सा बनेगा, Z आइसोमर बनेगा, इस तरीके से। अब देखो जो फोर्थ रूल है, सूडो एटम कॉन्सेप्ट, सूडो एटम कॉन्सेप्ट। अब नाम से ही सूडो है, इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, आपको मानना है। सूडो का मतलब जो होता नहीं है उसको आप मान रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, इस तरीके की कंडीशन है सूडो एटम कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि X डबल बॉन्ड Y है, इस तरीके से कोई डबल बॉन्ड है, तो आप उसको अज्यूम करेंगे कि X से 2 Y अटैच है, इस तरीके से। यदि X ट्रिपल बॉन्ड Y है तो आप अज्यूम करेंगे कि X से 3 Y अटैच है, यानी 3 Y अटैच है ट्रिपल बॉन्ड से। यदि यहां पे डिसीजन हो जाए ठीक है, नहीं तो वापस Y से 2X है, यानी एक X पीछे एक X आगे, इस तरीके से। यहां से Y से ट्रिपल बॉन्ड X है, इसका मतलब 3X है, तो एक पीछे और 2 आप, इस तरीके से XX, इससे भी XX,
इस तरीके से आपको अज्यूम करके चलना है इनके अंदर। जैसे यदि मैं एज ए ग्रुप के हिसाब से इनको डिस्कस करें तो CHO आपको मान लो दिया है, तो आप ऐसे देखें इसको, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो सबसे हैवी वाला हम पहले रख लेते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी डबल बॉन्ड तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। जैसे CH या COOCl, तो आप इसको ऐसे कार्बन, मैंने कहा पहले हैवी वाला आइसोटोप बनाओ नीचे, तो Cl और फिर इससे 2 ऑक्सीजन इस तरीके से, या फिर ये कहें CN, तो इसका मतलब कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरीके से आपको अज्यूम करना है। अब कैसे अप्लाई करना है उसकी बात देखें कि CH3CH2 कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C CH2OH एंड CHO, जैसे ही आपको दिए, आपको का इसका सिस्ट्रांस या EZ कैलकुलेट करो। तो हम क्या करें, CHO का मतलब कार्बन 2 ऑक्सीजन जुड़े और 1 हाइड्रोजन है, इस तरीके से। इसको हम ऐसे देखें, कार्बन से 1 OH ग्रुप और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इस तरीके से। इसको ओपन करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका मतलब इससे 2 कार्बन जुड़े हैं और 1 कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे यदि हम देखें तो कार्बन कार्बन से 1 ये कार्बन और 2 क्या है, हाइड्रोजन, इस तरीके से ये 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे फर्स्ट एटम सेम है, कार्बन 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 एंड कार्बन, फर्स्ट एटम सेम। नेक्स्ट पे मूव किए, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी कौन है, ऑक्सीजन है। ऐसा मत करना जी, इधर तो OH है, OH उससे भी नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन है, इधर कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये किस में आ गया, हाई प्रायोरिटी के अंदर। अब इनमें देखें तो फर्स्ट कार्बन कार्बन सेम है, नेक्स्ट कार्बन इधर भी कौन है, कार्बन, उससे नेक्स्ट हाइड्रोजन, इधर कौन है, कार्बन। इसका मतलब ये किस में आ गया, हाई प्रायोरिटी के अंदर आ गया। तो हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, इसका मतलब दिस वन इज Z आइसोमर होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इसी में नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। जैसे हम कहें C डबल बॉन्ड C, कार्बन से CH3 एंड CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से, और इधर CN और CHO। तो इसको अज्यूम करना है कार्बन CN साइनाइड, यानी 3 नाइट्रोजन जुड़े। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CN लिखा है मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो कार्बन से 3 नाइट्रोजन, इधर कार्बन CHO, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन से 3 कार्बन जुड़े इस तरीके से, इधर भी कार्बन से 3 कार्बन जुड़े, फिर ये भी सेम हो गया। फिर आप रिवर्स करें, 1 कार्बन से 3 कार्बन, इसका मतलब 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, इस तरीके से। इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, ऐसे इससे जुड़ेंगे, ऐसे इससे जुड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रायोरिटी देखें तो कार्बन कार्बन सेम है, इधर ऑक्सीजन आ गया और इधर कौन है, नाइट्रोजन, इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी में। अब ये नहीं कहेंगे कि सर फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन उसके बाद तो इधर हाइड्रोजन और इधर नाइट्रोजन, नहीं। सीक्वेंस रूल में जहां पहले सीक्वेंस आपको हैवी मिल गई, उसके बाद आप आगे चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन सेम, उससे नेक्स्ट तीनों कार्बन है, इधर यहाँ भी तीनों कार्बन है, नेक्स्ट इन तीनों कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, जबकि इधर कौन आ गए, कार्बन आ गए। इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी में आ गया, ये हाई प्रायोरिटी, इधर ये हाई प्रायोरिटी, सेम साइड, तो दिस वन इज Z आइसोमर। इस तरीके से आप चेक करेंगे। 5वां जो रूल है, 5th नंबर, कि बॉन्ड पेयर गिव मोर प्रायोरिटी ओवर लोन पेयर, यानी लोन पेयर के ऊपर आप बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे C डबल बॉन्ड NH लोन पेयर और CH3 C2H5, तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन सेम, लेकिन नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो ये हाई प्रायोरिटी में जाएगा। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर को आपको हाई प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे ये E आइसोमर बना, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस तरीके से।
अब देखो नेक्स्ट जो 6 रूल है कि इफ वैलेंसी इज सेम बट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, तो उस कंडीशन में सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ट्रांस से। जेड इज मोर प्रायोरिटी देन ई, और आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो आर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे किससे, एस से। जैसे CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, कार्बन CH3 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, CH3 एंड हाइड्रोजन। जैसे अब हम इसमें चेक करें तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट है, हाइड्रोजन और ये पूरी वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा है, ट्रांस आइसोमर है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, तो ये सिस आइसोमर है। अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, हाइड्रोजन एंड CH3, लेकिन इधर ये दोनों वैलेंसी सेम है, CH CH CH3 CH CH CH3, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो अभी हमने कहा सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, ट्रांस से, तो ये हाई प्रायोरिटी में रहेगा, और ये वाला इस डायरेक्शन में इन दोनों में हाई प्रायोरिटी में रहेगा। हाई प्रायोरिटी इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट हुई, और यदि अपोजिट हुई तो उसको हम कहेंगे ई, तो ये जो बीच वाला है वो कौन सा हो, ई आइसोमर हो, इस तरीके से। तो ऐसे आपको वैलेंसी काउंट करना है। अब देखो वैसे एक कॉमन सा जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बार बार बना नहीं सकते, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं कि पीएच की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है फिनाइल की, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH की, उसके बाद CH3 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 की, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 की, उसके बाद CH CH3 CH3 की, उसके बाद बाकी। तो ये एक जनरल ऑर्डर होता है प्रायोरिटी का, जिसपे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं। तो इस सीक्वेंस को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो इसके बाद स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर उसको कहेंगे कि एनी सेंटर which is responsible for stereoisomerism is called stereo center। और अभी हम ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो हम ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर की बात करेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि इफ वी स्विच टू वैलेंसी एंड गेट न्यू स्टीरियो आइसोमर इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। यानी आप किसी भी जगह पे दो वैलेंसी को स्विच कर दो और आपको एक नया स्टीरियो आइसोमर बने मिले, तो उस सेंटर को आप क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर कहेंगे। अब देखो इसमें कि ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर इज डबल बॉन्ड हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड N भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, और साइक्लो एल्किन भी हो सकती है, लेकिन वो 8 से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन कार्बन जो है वो मोर देन C8 हो या इसके बराबर हो, या स्पायरिंग भी हो सकती है,
साइक्लो एल्काइलिडीन भी हो सकती है या फिर क्यूमीन भी हो सकती है। ये सभी ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर होंगे। अब देखो इसमें यदि हम ये कहें कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इफ टर्मिनल एटम इज डिफरेंट, टर्मिनल एटम डिफरेंट कहें यानी कि एसिमेट्रिक एल्कीन हो, एसिमेट्रिक एल्कीन हो या कंपाउंड एसिमेट्रिक हो, तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू 2 पावर n, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। ऐसे इफ टर्मिनल एटम इज सेम, सेम मतलब कंपाउंड जब वो कैसा सिमेट्रिक हो, सेम का मतलब ही सिमेट्रिक से, यदि बीच में छेड़खानी होगी तो भी वो सिमेट्रिक नहीं है। उस कंडीशन में पहला पॉइंट, इफ स्टीरियो सेंटर इज इवन नंबर में हो, यानी n की वैल्यू क्या हो, इवन, तो वहां पे टोटल GI इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 2 अपॉन 2 होगा, इस तरीके से। और यदि इफ स्टीरियो सेंटर इज ओड नंबर में, तो वहां पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1 बाय 2 होगा। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप 2 कर देंगे तो फ्रैक्शनल आ जाएगा, फ्रैक्शनल कभी आइसोमर नहीं बनते हैं। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन करें हम, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, जैसे ये कंपाउंड आपको दिया है। या फिर कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2H5 दिया है। या ऐसे कहें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2H5 दिया, इस तरीके से। या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CD CH डबल बॉन्ड CH CH3 दिया। या ये वाला दिया, या हम कहें CH3 ये दिया, और कर लेंगे बाद में। अब देखो पहले केस में CH3 सेम है, टर्मिनल एटम सेम, इधर CH इधर भी CH, और ये बीच में हो यानी सिमेट्रिक है। अब 1 2 एंड 3 ये 3 इसमें क्या है, स्टीरियो सेंटर है, यानी कि ये कौन से नंबर में हो गए, ओड नंबर में हो गए। तो टोटल GI जो बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 पावर 3 माइनस 1 बाय 2, इस तरीके से। तो ये 2 पावर 2 हो गए और प्लस 3 माइनस 1 तो 2 पावर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 आइसोमर बन गए। यानी पहले के टोटल आइसोमर कितने बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। कि पहला आप देखेंगे कि कौन सा है, तो ये फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के अंदर फिर आप ज्योमेट्रिकल, यानी कि ये डबल बॉन्ड एक स्टीरियो सेंटर, ये डबल बॉन्ड दूसरा, ये डबल बॉन्ड तीसरा, तीनों ही ज्योमेट्रिकल देते हैं। और फिर स्टीरियो सेंटर 3 बने, 3 ओड बना, ओड के हिसाब से आप कहेंगे 2 पावर n
और प्लस 2 पावर n माइनस 1/2 इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट में देखें तो CH3C2H5 यानी कि दिस वन इज एसिमेट्रिक एल्कीन, क्योंकि टर्मिनल एटम ऑलरेडी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो फिर ये आपको ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो 2 पावर 2 यानी कि 4, इसके कितने बन सकते हैं, सेकंड के 4 बन सकते हैं इस तरीके से। अब मैं ऊपर वाला एक बार रब कर देता हूं। अब देखो नेक्स्ट जो है इसके अंदर फिर से CH3 और C2H5 ये दोनों डिफरेंट है। तो यहां पे देखिए 1 2 एंड 3, तो 2 पावर 3 यानी कि 8, यानी कि इसके अंदर टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे इस तरीके से। यहां पे CH3 ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहां पे C एंड D आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंट है। सॉरी, वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। तो CH और D मान लो ये, तो यहां पे ये भी प्लेन लग जाएगा और ये सिमेट्रिक ही होगा दोनों साइड में। तो 2 पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 पावर 2 माइनस 2/2 यानी कि ये 2 पावर 1 और ये 2 पावर 0। 2 पावर 0 1 होता है और ये 2 होता है, तो टोटल कितने बन गए, 3 बन गए इस तरीके से। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे। यहां पे ये एक रिंग है, इसका 1, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये दोनों डिफरेंट, तो एक तो स्टीरियो सेंटर ये बना, दूसरा स्टीरियो सेंटर ये बना, और ये एसिमेट्रिक है, तो 2 पावर 2 के हिसाब से कितना, 4। ये साइक्लो एल्काइल के 1 2 3 यानी 3 कंटिन्यूअस और साइक्लिक यानी रिंग प्लस पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस ओड नंबर में, तो उस कंडीशन में ये दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में होगी, H और CH3। तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा स्टीरियो सेंटर बना, दूसरा ये बना, दोनों मॉलिक्यूल पूरा एसिमेट्रिक है, तो 2 पावर 2 के हिसाब से कितना, 4, यानी टोटल आइसोमर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बन सकते हैं। इस तरीके से इसमें कैलकुलेट करें, या फिर कुछ और एग्जांपल देखें इसी में। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड NH, या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3 इस तरीके से। या ये कहें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड NCH3, या CH3 CH3 जैसे ये, या CH3 CH डबल बॉन्ड NH जैसे ये। तो यदि इसमें हम काउंट करें तो पहला जो मॉलिक्यूल्स है ये साफ साफ NH और CH3 एसिमेट्रिक है। यदि हम यहां से देखें तो ये एक ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर बना, इस रिंग के रिस्पेक्ट में भी 2 डिफरेंट वैलेंसी आएंगी, एक ये, तो ये दूसरा बना, और ये डबल बॉन्ड लोन पेयर एंड H डिफरेंट वैलेंसी रिस्ट्रिक्टेड H एंड कंप्लीट, तो 3 एसिमेट्रिक है, तो 2 पावर 3 यानी कि 8 आइसोमर बनेंगे। यदि इसमें देखें तो ये सिमेट्रिक है, इस तरीके से देखें तो इधर का और इधर का दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। 1 ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल, ये रिंग भी शो करेगी 2, और ये भी शो करेगा 3। अब 3 जो है वो ओड नंबर, तो 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 पावर 3 माइनस 1/2 यानी 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 यानी कि 6 आइसोमर बन सकते हैं। यहां पे देखें ये साइक्लो एल्काइलिडीन 1 2 3 यानी एक आइसोमर ये बना, ये भी शो करता है, ये दूसरा बना, ये भी शो करता है, ये तीसरा। एसिमेट्रिक है, 2 पावर 3 कितने हो गए, 8 हो गए। ये सिमेट्रिक है,
इसमें ये रिंग ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगी, इसमें ये रिंग ये भी शो करेगी, क्योंकि एच एच ये दो डिफरेंट एच और ये कंप्लीट डिफरेंट वैलेंसी, इधर भी इसमें भी एच और CH3 एच और ये दोनों डिफरेंट, तो 1 and 2 सिमेट्रिक है, तो 2 power 2 minus 1 प्लस 2 power 2 minus 2 by 2, तो यहाँ पे 2 power 1 और 2 power 0, 2 power 0 1 होता है और ये 2 हो गया, तो टोटल कितने बन गए 3 आइसोमर बन गए। यहाँ पे ये कंप्लीट क्यूमीन है ओड नंबर में 1 2 3, तो यहाँ पे ये कंप्लीट एक स्टीरियो सेंटर एक ये वाला 2 और 2 power 2 इज इक्वल टू 4, यानी इस तरीके से टोटल 4 आइसोमर शो कर सकते हैं। तो दिस वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नंबर और ये पार्ट बनेगा। अब छोटा सा इसमें एक और पार्ट बचा है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है Q इंटू डी, Q इज द चार्ज सेपरेशन इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको डेबाई के अंदर मेजर करते हैं, और इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलर है उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये वाली स्पीशीज देगी। जैसे CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 एंड हाइड्रोजन, या C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन एंड CH3 जैसे। अब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि sp2 है और ये sp3 है, तो इस साइड में डाइपोल मोमेंट हुआ, इसका इस डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों कहीं ना कहीं जाके ऐड हो जाएंगे थीटा एंगल, तो हम ये तो कह ही सकते हैं म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेड म्यू कितना होगा 0 होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ म्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब ये पोलर स्पीसीज है और दिस वन इज नॉन पोलर स्पीसीज होंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम कहें कि CH3CH डबल बॉन्ड C Cl हाइड्रोजन, CH3C डबल बॉन्ड C Cl हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। वैसे ये सिस आइसोमर था और ये कौन सा था हाइड्रोजन अपोजिट, तो ये ट्रांस आइसोमर था। यहाँ पे ये सिस है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है तो ये ट्रांस है। अब CH3 और Cl के अंदर देखें तो CH3 इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका इस डायरेक्शन में होगा। ओवरऑल ये आगे जाए इस तरीके से और ये इस डायरेक्शन में बीच में एंगल आएगा। CH3 इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तो इसका भी म्यू नॉन जीरो है, इसका भी म्यू नॉन जीरो है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, यहाँ पे इसका ज्यादा है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें, आप इस टर्म को यूज ना लेना कि सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से या ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। आप सराउंडिंग एटम देख के डिसाइड करेंगे कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। अब देखो इसी के अंदर कि C डबल बॉन्ड C, यहां हाइड्रोजन, यहां कोई ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है और ये हाइड्रोजन, और ये आइसोमर कौन सा है ट्रांस। अब इसका म्यू 0 कब हो सकता है, इफ G जो है वो कोई भी R ग्रुप हो, या फिर हम कहें O माइनस हो, या फिर हेलोजन हो X हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं साइनाइड हो, Cn प्रेजेंट हो, या फिर COO माइनस प्रेजेंट हो। इस तरीके से यदि ग्रुप होंगे या NO2 हो तो वहां पे म्यू 0 होगा।
और म्यू नॉन जीरो कब होगा कि इफ जी इज ओ एच हो, ओ आर हो, एनओ हो, या सी एच ओ हो, सी डब्ल्यू ओ एच हो, या सी डब्ल्यू ओ आर हो, या सी डब्ल्यू एन एच टू हो। इन कंडीशन के अंदर म्यू जो है वो क्या रहेगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब ये पोलर होगा और ये क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कई बार बच्चे ये देख लेते हैं ट्रांस है तो वो डायपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ट्रांस कंडीशन है, बट जीरो कब होगा, यदि एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरीके से हो, या एल्कोक्साइड आयन हो, या एक्स हो, एलाइड हो, साइनाइड हो, सी डब्ल्यू माइनस हो, या NO2 हो, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आएगी। सिमेट्रिक यदि रहेगा तो म्यू रिजल्टेड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर रहेगी तो उस कंडीशन में म्यू जो है वो नॉन जीरो प्रेजेंट होगा इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी, डायपोल मोमेंट, जो पहले वाले पे ही डिपेंड करती है। सेकंड इज द बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायपोल मोमेंट का, यानी जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो वो स्पीसीज उतनी पोलर होगी, और जितनी ज्यादा पोलर होगी उसका अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यदि म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे CH3H CH3H और दूसरा CH3H CH3 एंड H, ये आपको दिया। तो दिस वन इज ट्रांस आइसोमर होता है और दिस वन इज द सिस होता है। अब यहां पे हम देखें तो CH3 अपोजिट है, सेम एलिमेंट है, तो म्यू इसका जीरो आएगा। यहां पे म्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इसका म्यू ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी, बॉइलिंग पॉइंट यदि देखें तो इसका ज्यादा होगा, इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इस जगह पे, और सिस का क्या रहेगा, ज्यादा। यदि मैं इसका अपोजिट कर दूं कि जैसे हमने ये कहें कि इन जगह पे Cl यूज में ले लें, तो यहां पे ये ट्रांस अभी भी है और ये हाइड्रोजन सिस है, लेकिन इनका डायपोल मोमेंट म्यू जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि इस वाले से, यानी डायपोल मोमेंट जो है फर्स्ट और सेकंड के अंदर फर्स्ट का ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट का ज्यादा होगा किससे, सेकंड से। तो सेम कोरिलेट होंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड डायपोल मोमेंट। सेकंड जो है सोल्यूबिलिटी, और थर्ड वन सोल्यूबिलिटी में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि मोर पोलर स्पीसीज इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, तो जितना ज्यादा पोलर होगी वो उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी। फोर्थ वन इज द स्टेबिलिटी के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्टीरिक क्राउडिंग या स्टीरिक हिंड्रेंस कहें या स्टीरिक रिपल्सन कह सकते हैं, स्टीरिक रिपल्सन या वांडरवाल रिपल्सन भी बोल सकते हैं, यानी इन सब के इनवर्स होगा। जैसे C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन CH3 और हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड CH3, तो यहाँ बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है, यहाँ सेम है, तो सिस के कंपेयर में ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, बशर्ते इनमें कोई इंटरेक्शन ना हो उस कंडीशन के अंदर। फिफ्थ जो पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल अट्रैक्शन के, वान डेर वाल अट्रैक्शन के। और वान डेर वाल अट्रैक्शन पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और पैकिंग जो है, जैसे हम कहें कि ये ट्रांस आइसोमर है और ये वाला कौन सा है, सिस है, दिस वन इज ट्रांस, दिस वन इज सिस। तो ट्रांस जो है इसकी पैकिंग इस तरीके से ज्यादा होगी, जबकि सिस जो है इसकी पैकिंग उतने अच्छे से नहीं होती, यानी यहां पे वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज्यादा होगा कंपेयर टू सिस के, यानी वो पोलैरिटी वगैरह का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा, एक्चुअल में मेल्टिंग पॉइंट जनरली स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा होता है कौन, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरीके से। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सेपरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं, और हमने पढ़ा सिस ट्रांस जो है उनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उन आइसोमर का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पार्ट था कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। थैंक यू।